हेलो एवरीवन, एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का यह पार्ट 51 और इसमें लिया है 3 सितंबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रनर को एक रेस कंप्लीट करने के लिए 2 हर्डल्स या 2 बाधाएं पार करना जरूरी है और किसी भी बाधा को पार करने की प्रायिकता है 80%। तो हमें प्रायिकता बतानी है कि वो दौड़ को पूरा करने में सक्षम ना हो, मतलब कितने तरीके से वो दौड़ को हार जाएगा। मान लो यहाँ पर एक रनर खड़ा हुआ है और रनर को, धावक को इस डायरेक्शन में दौड़ना है, तो बीच में 2 हर्डल्स हैं, 2 बाधाएं, पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई। किसी भी बाधा को पार करने की प्रायिकता है 80% और जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे ये 4 से और ये 5 से, मतलब बाधा को पार करने की प्रायिकता कितनी आ गई, 4/5। और हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 2 संभावनाओं का योग होती है या 2 पॉसिबल केसेस का सम होता है। जो पूछा गया है क्वेश्चन में, या तो वो चीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। और कुल प्रायिकता या टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जो केस पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल नहीं हो सकता है, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 के बराबर ही आता है हमेशा। जहां पर भी प्रायिकता पूछी गई उसका आंसर 1 से कम ही आता है। प्रायिकता की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आती है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दौड़ को पार नहीं करना है, 2 चीज हो सकती हैं, या तो वो पार कर लेगा या पार नहीं कर पाएगा। तो इसमें पूछा है नहीं कर पाएगा, तो इसकी प्रायिकता 1 से कम ही होगी। ये परसेंटेज में लिखा है इसलिए 36 लिखा है, लेकिन जब इसमें 100 का डिवाइड करेंगे परसेंट का साइन हटाने के लिए, तो इन सब की वैल्यू 1 से कम ही आएगी। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट तरीका, इसमें बोला है कि दौड़ को पार नहीं करवाना है, मतलब धावक को हारना है। हारने के लिए हमें प्रायिकता देखनी है और यहाँ पर दिया गया है कि बाधा को पार करने की प्रायिकता दी गई है, क्योंकि हमारे पास पार करने के लिए प्रायिकता हमारे पास है 4/5। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली बाधा को भी पार करवा देंगे और दूसरी को भी पार करवा देंगे, मतलब इसे जीतवा देते हैं। और जब जीतने की मिल जाएगी तो हम 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पॉसिबल होने की और पॉसिबल ना होने की दोनों को जब जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है, क्योंकि कुल प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ही होती है। यहाँ से धावक दौड़ना स्टार्ट करेगा तो पहली बाधा को पार करेगा, फिर दूसरी बाधा को पार करेगा, तब जीतेगा। तो पहली बाधा को पार करने की प्रायिकता कितनी है, मतलब 4/5। और इसके अलावा इसे दूसरी बाधा भी पार करनी है, मतलब और का साइन आएगा तो हम बीच में इंटू लगाएंगे। इसके बाद वो दूसरी वाली बाधा को पार करेगा, तब जीतेगा। तो दूसरी बाधा को पार करने की भी प्रायिकता 4/5 ही है। इस तरह से वो जीत जाएगा। और के केस में हम इंटू का साइन लगाते हैं, या इंग्लिश में एंड, या फिर या के लिए, या 2 चीजों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर जीतने के लिए दोनों बाधाओं को पार करना जरूरी था, पहली को भी और दूसरी को भी, इसलिए इंटू का साइन लगाया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 16, 5 5 25। ये प्रायिकता आ गई रेस को जीतने की, लेकिन हमें उसे हरवाना है, तो कुल में से, टोटल में से हम जीतने वाली प्रायिकता को माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, और जब टोटल में से जीतने की प्रायिकता को हम माइनस कर देंगे तो बचेगी हारने की प्रायिकता। यहां से मिल जाएगी हारने की। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 25 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई, तो 25 माइनस 16, 25 में 16 माइनस करेंगे 9/25। ये प्रायिकता आ गई दौड़ को हारने की या दौड़ को पूरा नहीं कर पाने की। लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज में पूछा गया है तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 9 इंटू 4 36। आंसर आ जाएगा 36%, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम हारने के तरीके निकाल लेते हैं टोटल। इसके पहले हमने जीतने का निकाला था, फिर कुल में से माइनस किया था। अब हम निकालते हैं कुल हारने के तरीके। तो पहला तरीका तो यह है कि वो पहली वाली बाधा को ही पार ना कर पाए और दूसरी को भी पार ना कर पाए। यहाँ पर हम और बोल रहे हैं, पहली को भी पार नहीं किया और दूसरी को भी पार नहीं किया, तो हम इंटू का साइन लगाएंगे बीच में, इंटू। या इसके अलावा एक और तरीका क्या हो सकता है, ये तो एक तरीका है ही हारने का, और एक और ऑप्शन ये है कि इस तरीके से भी हार सकता है। तो यह वाले केस में हम प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि पहली बाधा को पार कर ले, फर्स्ट को कंप्लीट कर ले और दूसरी को पार नहीं कर पाए, और का साइन है तो बीच में हम इंटू लगाएंगे। या इसके अलावा एक और तरीका है प्लस का साइन। थर्ड तरीका क्या है कि पहली वाली को पार नहीं कर पाए
और दूसरी बाधा को पार कर ले। इन सभी तरीकों की हम प्रायिकता निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। किसी भी बाधा को पार करने की प्रायिकता है, पार करने की है 80%, तो पार ना करने की कितनी हो जाएगी? 100 में से माइनस कर दो, 20%, और टोटल कितना है? 100%। यहाँ पर हमने कुल 100 क्यों माना है? क्योंकि परसेंट में है। परसेंट का साइन हटा भी सकते हैं, अगर हटाएंगे तो ये 4/5 आएगा, और उस केस में हमें 100 की जगह पर कुल 1 लेना पड़ेगा, पर हम परसेंट में ले रहे हैं तो 1 नहीं लेंगे, 100 मानेंगे कुल। और प्रायिकता निकालने के लिए हम संभावित केस, पॉसिबल केसेस ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड में टोटल केसेस, फेवरेबल मतलब जो पॉसिबल हो सकता है, और डिवाइड में टोटल। अब पहले केस में पहली बाधा को पार नहीं करना है और दूसरी को भी नहीं करना है, तो नहीं करने के लिए कितना है? 20%, और डिवाइड में हम टोटल लिखते हैं, और टोटल कितना है? 100। साइन आएगा बीच में इंटू का, दूसरी को भी पार नहीं करना है, तो नहीं करने के लिए फिर से 20/100। फिर प्लस का साइन, पहली वाली बाधा को पार करना है, तो करने के लिए 80% लेना है हमें, 80 डिवाइड में टोटल 100, इंटू का साइन आएगा। फिर दूसरे को पार नहीं करना है, तो नहीं के लिए 20 लिया था, 20/100। फिर ये प्लस का साइन, पहली को पार नहीं करना है, नहीं के लिए 20 लिया था बाय 100, और इंटू का साइन, दूसरी को पार करना है तो 80 लेंगे, 80/100। इन सभी को सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो से ये 100 कैंसिल, और इन 2 जीरो से ये 100, इन 2 जीरो से ये 100, 2 और 2 4, 4/100, प्लस 8 इंटू 2 16, और डिवाइड में 100 बचा, प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू 8 16, और डिवाइड में 100। इन सभी को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, और बेस सेम है तो ऊपर का सेम आ जाएगा। 4 + 16 + 16, 16 और 16 32, और 4 36, 36 डिवाइड 100। तो ये आ गई प्रायिकता हारने की या दौड़ को पूरा नहीं करने की। लेकिन ऑप्शन में परसेंटेज में ऑप्शंस हैं, तो इसको हम परसेंट में चेंज कर लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 36%। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक ट्रेन की स्पीड है इतनी, तो 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस या कितनी दूरी तय कर लेगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एस स्पीड की जगह पर कितनी दी गई है? 90 किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू डिस्टेंस मालूम नहीं है तो हम डी मान लेते हैं, डिवाइड में टाइम। कितने टाइम में देखना है? 10 मिनट में, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इस 10 मिनट को भी हमें आवर में घंटे में चेंज करना पड़ेगा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 60 का, ये आ गया घंटे में। इस टाइम को हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम टी का मल्टीप्लाई एस में ही कर दें स्पीड में, तो 10/60 का डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/60 इंटू 90। 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी आ जाएगी 15 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा फोर्थ। या फिर इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी देख सकते हैं, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में एक घंटे में ट्रेन जाती है 90 किलोमीटर तक। 10 मिनट का बताना है तो घंटे को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, एक घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 90 किलोमीटर तक की दूरी तय हो जाती है। इस 60 की जगह पर हमें 10 लेके आना है, तो 6 से डिवाइड कर दें, 6 से 1 बार कैंसिल और 0, और 6 से 15 बार ये 0 कैंसिल, तो 10 मिनट में 15 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर लेगी ट्रेन। आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, एक बोट एक नाव डाउन स्ट्रीम में या धारा की समान दिशा में जाती है, तो एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है, और जब धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में जाती है तो 2 घंटे में तय कर पाती है। लेकिन दूरी जितनी थी, दूरी सेम है, सेम डिस्टेंस है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल दी गई है 2 किलोमीटर, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यहाँ पर हमें चाल बतानी है नाव की, बोट की, तो इसको हम बी मान लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में नाव की चाल धारा के समान दिशा में निकालने के लिए नाव की चाल स्थिर जल में जोड़ देते हैं धारा की चाल को, और नाव की चाल विपरीत दिशा में निकालने के लिए, धारा के विपरीत में नाव की चाल निकालने के लिए नाव की चाल स्थिर जल में माइनस कर देते हैं धारा की चाल से। और इंग्लिश में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की सेम डायरेक्शन में निकालते हैं हम बी, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर देते हैं। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम मतलब क्या? स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं।
मैथ के दूसरे क्वेश्चन जैसे ट्रेन वाले हो गए, उनमें विपरीत में या अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते थे और सेम में समान दिशा में माइनस कर देते थे, लेकिन बोट वाले या नाव वाले क्वेश्चंस में उल्टा होता है। समान में प्लस करते हैं और विपरीत में अपोजिट में माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि डाउन स्ट्रीम में या धारा की समान दिशा में 1 घंटे का टाइम लगता है। समान दिशा बोला है, सेम डायरेक्शन बोला है, तो नाव और धारा, बोट और स्ट्रीम दोनों को हम प्लस कर देंगे। बोट की स्पीड नाव की चाल हमें निकालनी ही है, तो वो हमने b मान ली थी, तो इसकी जगह पर हम b लिखेंगे, प्लस धारा की चाल या स्ट्रीम की स्पीड दी गई है 2 किलोमीटर, इक्वल टू, इससे हमें नाव की चाल मिल जाएगी समान दिशा में, नाव की चाल। और हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस चाल या स्पीड ये सेम है, तो चाल की जगह पर हम लिख देंगे दूरी बटे समय या डिस्टेंस बाय टाइम, इसको हटा दें। तो इस चाल की जगह पर ही हमने लिख दिया डिस्टेंस बाय टाइम या दूरी बटे समय। डिस्टेंस सेम है दोनों केस में, तो वो हमने d मान लिया, और टाइम दिया गया है कि 1 घंटे का टाइम लगता है, तो इस t की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। ये डिवाइड में 1 है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमें मिल जाएगा b + 2 = d। ये पहली इक्वेशन मिल गई। इसके बाद बोला है कि धारा की विपरीत दिशा में या अप स्ट्रीम में टाइम लगता है 2 घंटे का। तो विपरीत दिशा में हम नाव और धारा को माइनस कर देंगे। नाव मतलब बोट, हमने b मानी थी इसकी स्पीड, और माइनस कर देंगे धारा की चाल से, वो है 2 इक्वल टू, ये हमें नाव की चाल मिलेगी लेकिन विपरीत दिशा में, तो चाल की जगह पर, स्पीड की जगह पर हम सेम यही लिख दे रहे हैं d/t। डिस्टेंस सेम है इसलिए हमने d ही रहने दिया, और टाइम लग रहा है 2 घंटे का, तो टाइम हो गया 2 घंटे का। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का b - 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × b, 2b हो जाएगा, माइनस 2 × 2 4 इक्वल टू d। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। 2b - 4 इक्वल टू d है, और ये डिस्टेंस या d की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से d इक्वल टू b + 2 हमें मिला था, तो d की जगह पर हम b + 2 लिख देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 2b - 4 इक्वल टू, d की जगह पर लिख रहे हैं b - 2, सॉरी b + 2। इस b को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं और माइनस के 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 2b में से b माइनस कर देंगे, ये b प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2b में से एक b गया तो एक b बचा, इक्वल टू -4 है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 और 2 हो जाएंगे 6। तो स्पीड ऑफ बोट या नाव की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर सेकंड। नेक्स्ट है 3 मैन, 3 आदमी हैं, x, y, z, तीनों मिलकर जब किसी काम को करते हैं तो 8 दिन लगते हैं, x और z साथ में करते हैं तो 12 दिन लगते हैं, तो y अकेला उसे कितने दिन में खत्म कर लेगा। 3 आदमी हैं, x + y + z, जब ये तीनों मिलकर करते हैं तो लगते हैं 8 दिन। फिर x और z मिलकर साथ में करेंगे तो टाइम लगता है 12 डेज का। अब y का हमें बताना है, इसके लिए y का 1 डे वर्क मालूम होना चाहिए, टोटल वर्क में से डिवाइड कर देंगे तब जाके मिलेगा। तो इसके लिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। ये थे टोटल डेज। इसमें 1 डे वर्क 1 दिन का काम निकालेंगे, तो टोटल वर्क में से टोटल डेज को डिवाइड कर देंगे, तो 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 3। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक दिन में 3 कर लेते हैं, और x + z दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 24/12 इक्वल टू 2। यहाँ से हमें 1 डे वर्क मिल गया, एक दिन का काम। तो जब हम तीनों का 1 डे वर्क देखें कि एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो तीनों मिलकर 3 काम कर देते हैं। और कौन करता है, x + y + z, तीनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क कर लेते हैं। और हमें x और z का एक दिन का मालूम है 2, मतलब x और z ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 2 काम खत्म कर लेंगे, मतलब 2 तो हट गया। अब बचा क्या, y का 1 डे वर्क का मालूम नहीं है तो हमने y ही लिख दिया, इक्वल टू ये 3 था। कुल 3 में से x और z ने 2 कर लिया, तो बाकी बचा हुआ एक कौन करेगा, y, या फिर इसमें से माइनस कर दो, 3 में से 2 करेंगे तो 1। ये आ गया y का 1 डे वर्क, y का एक दिन का काम। तो y के लिए हमें कुल दिन बताना है, तो टोटल वर्क में से जो कि है 24, इसमें डिवाइड कर देंगे y के एक दिन का काम 1 इक्वल टू मिल जाएगा 24। तो y को काम खत्म करने में टाइम लगेगा 24 डेज, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कॉलेज में रेशो है बॉयज और गर्ल्स का 5:6। सभी बॉयज में से 25% बॉयज को और सभी गर्ल्स में से 20% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कितने % स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया गया है 5:6।
हमें बताना है कि किनको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो 25% को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिल रही होगी? 100 में से माइनस कर दो, मतलब 75% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। 20% गर्ल्स को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिल रही होगी? 100 माइनस 20, 80% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इसके बाद हमें टोटल बॉयज का 75% निकालना है, टोटल गर्ल्स का 80% निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। इसके लिए या तो ऐसे कर सकते हैं कि टोटल वैल्यू मालूम नहीं है, ये रेशो में दिया गया है, तो साइड में हम x मान लेते हैं, 5x और 6x, फिर इनका 75% 80% निकालेंगे, जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों से तो भी आ जाएगा, या फिर हम x नहीं मानेंगे, बिना x माने भी आ सकता है। यहाँ पर 75% बड़ा है और 80% भी बड़ी वैल्यू है, 5 और 6 छोटी वैल्यू है, तो इसमें हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे ये बड़ा हो जाए, सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। 5 से भी कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा, तो इसमें हम दोनों में 1000 या 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का, तो ये हो जाएगा 500 रेशो 600। रेशो में किसी भी सेम नंबर का डिवाइड मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब 500 का हमें 75% निकालना है, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 इंटू टोटल है 500 हमने माना है, 0 से 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 35 37, ये आ गए बॉयज की संख्या। और गर्ल्स का हमें 80% निकालना है, तो 80% का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 इंटू टोटल कितने हैं 600, 0 से 0 कैंसिल, 8 इंटू 6 48, 480। ये गर्ल्स आ गई, ये बॉयज आ गई, दोनों को जोड़ देंगे, 480 5 5 और 8 855 गर्ल्स और बॉयज हो गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पर आंसर हमें परसेंट में बताना है, तो परसेंट निकाल देंगे, 855 डिवाइड में टोटल कितने हैं 500 और 600 1100, परसेंटेज है तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 85 है, सबसे पहले 7 बार जाएगा 77, 8 बचेंगे, 85 तो फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 77 तो 78 हो रहा है, यहाँ पर हमें लगभग अप्रॉक्स में बताना है, तो आंसर हो जाएगा 78%। नेक्स्ट है, एक ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है और ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, ये मीटर है, किलोमीटर है, यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, तो उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड के साथ हम मीटर लेते हैं, मीटर के साथ हम सेकंड लेंगे, और किलोमीटर के साथ घंटा लेते हैं, आवर। सेकंड में दिया गया है तो सभी किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे। ट्रेन की स्पीड चाल है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो जब भी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड से वापस से किलोमीटर पर आवर में आना है तो डिवाइड कर देंगे हम 5/18 का, या इसी को कह सकते हैं डिवाइड इंटू कर देंगे हम 18/5 का। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर है, घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इंटू करेंगे 5/18 का। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में, इक्वल टू डिस्टेंस। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में डिस्टेंस या दूरी की जगह पर हम दो चीज लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको क्रॉस कर रही है उसकी भी लंबाई। यहाँ पर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी लिखेंगे। ट्रेन की लंबाई है 100, प्लेटफॉर्म की है 150, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 250, तो डिस्टेंस है दूरी की जगह पर लिखेंगे 250, ये भी मीटर में ही है तो सेम है, डिवाइड में टाइम हमें निकालना है तो हमने t मान लिया। इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, और 5 से ये 5 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t का इंटू करेंगे, इधर कुछ भी नहीं बचा 1, मतलब t इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 इंटू 5 15, टाइम आ गया 15 सेकेंड, आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या लागत सामग्री, श्रम और संबंधित जो अतिरिक्त व्यय है, इसका रेशो दिया गया है 4:3:2। तो लागत या लेबर, श्रम और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त व्यय है, इनका रेशो दिया है 4:3 और 2। यदि श्रम का लागत या कॉस्ट ऑफ लेबर 45 है, तो श्रम कितना है 45:3, तो 3 रेशो की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 45 रुपए, यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 और 5, 1 इक्वल टू 15 मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि अगर वस्तु को, आर्टिकल को 180 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु की कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट क्या होगी और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा।
यहाँ पर हम अगर इन तीनों रेशो को प्लस कर दें तो कुल लागत या टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी। ये हो गया आर्टिकल को बनाने में जितना चार्ज लगा वो हो गया 4 और उस पर जो श्रम दिया वो है 3 और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा व्यय था वो था 2। तो इन सभी को प्लस कर देंगे तो कुल व्यय टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 4, 3 और 2, 7 और 2 9। तो हमें 9 की वैल्यू निकालना है। 1 इक्वल टू 15 है तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दो 15 में, ये हो जाएगा 135। ये आ गई टोटल कॉस्ट या इसे हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस या वस्तु को बनाने में जितना भी चार्ज लगा 135। तो एक आंसर हमें मिल गया है, वस्तु की कुल लागत कॉस्ट बतानी थी तो 135 ऑप्शन से 135 केवल इसी में है। अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता तो ये आंसर हो जाता, पर इसके साथ में हमें प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, इतना मिलना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हो गई 135। अगर इसको 180 में बेचा जाए मतलब सेलिंग प्राइस हो जाए 180 रुपए। कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, 180 ज्यादा रुपए में बेचा मतलब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट के लिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 180 माइनस 135, 40 और 5, 45 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट में निकालना है तो डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस भी लिखते हैं, तो डिवाइड में 135 और इंटू कर देंगे 100 से। कैंसिल करेंगे 5 से 9 बार और 5 से 2, 5 7 जा 35, 9 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार और 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 1 बचेगा तो फिर से 3 बार 9, 1 बचा तो 1/3, 33 कंप्लीट 1/3% प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 15 मैन, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 2 दिन के बाद 9 और आदमी आ जाते हैं, तो कितने दिन लगेंगे बाकी बचे हुए काम को पूरा करने में। चेन रूल वाला फॉर्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। साथ में इनके में आवर और डिवाइड में W1 भी आता है, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में तो हमने हटा दिया। तो पहले केस में 15 मैन है और दिन ले रहे हैं 10 दिन, तो M1 की जगह पर 15 इंटू डेज की जगह पर 10 लिखेंगे। इतना काम हो गया। अब इसी काम को करना है जब 9 आदमी और आ जाते हैं, लेकिन ये जो 9 आदमी आ रहे हैं क्वेश्चन में ये 2 दिन के बाद आ रहे हैं, मतलब जो 15 आदमी थे उन्होंने 2 दिन तक कुछ काम तो कर लिया होगा और 2 दिन के बाद फिर ये 9 आदमी आ रहे हैं। पहले 15 आदमी थे, बाद में 9 और आ जाएंगे, 4 और 2, बाद में 24 आदमी हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि ये 24 मैन होंगे, वो बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेंगे। लेकिन ये जो 15 आदमी थे 2 दिन तक इन्होंने कुछ तो काम किया होगा, तो कुल में से हमें इनके 2 दिन का काम माइनस करना पड़ेगा। 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 15 लोगों ने किया 2 दिन तक, या फिर हम दिन को पहले ही माइनस कर देते हैं। 15 मैन है, 2 दिन हटाना है क्योंकि 2 दिन तक काम कर लिया है, 10 में से 2 माइनस कर दो 8, इतना काम बचा। अब इसी को करवाना है 24 मैन से। डे कितने लग जाएंगे, तो उसकी जगह पर डी, क्योंकि डे हमें निकालना ही है। या फिर अगर सॉल्व करेंगे, टोटल था 15 इंटू 10, 2 दिन तक कर लिया, 15 इंटू 2 वर्क कर लिया, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ 15 हट गया तो 2 बचा, 10 माइनस 2, ये भी तो उतना ही आएगा, 15 इंटू 8, यही सेम हमने यहाँ पर लिखा था। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, 8 से 3 बार और 3 से 5 बार 15, तो डी इक्वल टू मिल गया 5, तो दिन की संख्या आ जाएगी 5, आंसर सेकंड। नेक्स्ट है एक एजेंट हर एक व्हीकल की सेल पर वाहन की हर एक सेल पर 1.5% का कमीशन लेता है, और अगर कमीशन 90 रुपए था तो टोटल सेल क्या है। यहाँ बोला है कि प्रत्येक वाहन पर हर एक व्हीकल पर उसे कमीशन मिलता है 1.5% का, और कमीशन रुपए में कितना दिया गया है, 90 रुपए, मतलब 1.5% की वैल्यू कितनी है, 90 रुपए। टोटल सेल कुल बिक्री बताना है तो ये 100% बता देंगे, 1.5% 90 है तो 100% सबसे पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 90 ये डिवाइड में आ जाएगा 1.5, 100% निकालेंगे दोनों तरफ, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100% 90 बाय 1.5 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा 9 से, या फिर 15 से डायरेक्ट काट देते हैं 90 को 6 बार, तो यह जाएगा 60 और ये 2 0 और 6000, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है 5 लीटर का एक एसिड है जो कि 80% प्योर है, 80% शुद्ध है। एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है जो कि 5 लीटर का है। अब ये 80% प्योर है, मतलब जिसका ये सॉल्यूशन है, विलयन है,
वो इसमें 80% है, एसिड का है, तो एसिड हो जाएगा 80% और बाकी बचा हुआ अदर या फिर वाटर ले लेते हैं हम। एसिड या अम्ल हो जाएगा 80%, 100 में से माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, बाकी पार्ट वाटर। 0 से 0 और 2 से 4, तो 4:1, और इन दोनों रेशो को जोड़ेंगे तो 5 लीटर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि कुल 5 लीटर का है। तो 4 + 1 जब रेशो को जोड़ेंगे तो 5 = 5 लीटर मिलेगा। 5 से 5 कैंसिल, 1 = 1 लीटर, मतलब ये हो जाएगा 4 लीटर का और ये हो जाएगा 1 लीटर। 4 लीटर एसिड है और 1 लीटर वाटर है। अब इसमें बोला है कि इसमें कितना और पानी कितना और वाटर मिलाया जाए कि जो एसिड था, जो 80% था, वो 70% हो जाए। मतलब एसिड हो जाए 70% और वाटर बाकी बचा हुआ 100 - 70, 30 बचेगा। 0 से 0 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये बचेगा 7:3। तो इतना रेशो होना चाहिए बाद में। अब इसमें हम वाटर मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। पानी यहाँ पर कुछ पानी मिला देंगे और प्लस कर देंगे, लेकिन जो एसिड था वो तो सेम ही था। पहले 1 लीटर था पानी, फिर इसमें मान लो कुछ पानी मिला दिया, मान लो x क्वांटिटी है, कितना भी मिला दिया, तो बाद में पानी हो गया 3, लेकिन जो एसिड था वो तो सेम ही था। तो हम इस 7 रेशो को इक्वल लिख सकते हैं 4 के बराबर में, क्योंकि एसिड या अम्ल सेम था। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 7 को डिवाइड में ले जाएं, 4/7 लीटर। तो यहाँ से हम 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि बाद में पानी कितना था। इसमें दोनों साइड हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 = 4/7 × 3 लीटर। 4 × 3 12, 12/7 लीटर। बाद में विलियन में सॉल्यूशन में कितना पानी हो गया, 12/7, और पहले था 1 लीटर, मतलब कितना बढ़ गया, कितना और मिलाया होगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे। 12/7 बाद वाले में से पहले 1 लीटर था, माइनस कर देंगे, इक्वल टू एलसीएम आएगा 7, 12 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 12 में से 7, 5/7। डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहले 0, फिर पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे तो 50, 7 7 जा 49, तो आंसर हो जाएगा 0.7 लीटर फर्स्ट। या फिर इसको x मानकर भी कर सकते हैं। पहले एसिड कितना था, 4, और वाटर था 1। अब इस एक पानी में, वाटर में, हमें कुछ और वाटर मिलाना है। मान लो x लीटर हमने वाटर या पानी मिला दिया, इक्वल टू, बाद में इनका रेशो क्या हो जाएगा, 7:3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 का 3 में 12, इक्वल टू 7 × 1 7 प्लस 7 × x 7x। 7 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 12 - 7 5, इक्वल टू 7x। इस 7 को डिवाइड में ले आएंगे, 5/7 इक्वल टू x, और इन सभी को डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, इक्वल टू x। तो लीटर आ जाएगा 0.7 लीटर। नेक्स्ट है, गौरव ने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की 10 बाउंड्रीज से, और 10 बाउंड्रीज मतलब 10 चौके और 6 छक्कों से। तो हमें रेशो बताना है, जो उसने 4 और 6 में जितने रन बनाए होंगे उससे जो विकेट से रन बनाए, मतलब दौड़कर जो रन बनाए होंगे, इन दोनों का अनुपात बताना है। सेंचुरी लगाई, शतक लगाया, मतलब टोटल कितने होंगे, 100 रन, और इन 100 रन में से 10 बाउंड्रीज मतलब 10 चौके लगाए। एक चौके में 4 रन होते हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 10 × 4 इक्वल टू 40, और एक छक्के में 6 रन होते हैं, तो 6 में हो जाएंगे 6 × 6 इक्वल टू 36। इतने हो जाएंगे चौके और छक्कों से रन, 6 और 7, 76 हो गए टोटल। अब इसके अलावा जो बचे हुए रन होंगे वो उसने दौड़कर बनाए होंगे या विकेट से बनाए होंगे। तो टोटल में से हम 76 को माइनस कर देते हैं, 10 में 6 4, 9 में से 7 2, 24 रन उसने दौड़कर बनाए होंगे। इन दोनों का रेशो ही हमें बताना है। तो 76 डिवाइड बाय 24 इक्वल टू, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 2, 2 से 3 और 8 बार 16, फिर से 2 से 1 और 9 6, तो 19:6 आ जाएगा आंसर। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें एवरेज या औसत निकालना है। इन सभी को प्लस करके डिवाइड कर देंगे कुल संख्या से, 6 से, या फिर हम लास्ट की यूनिट डिजिट, इकाई का अंक से भी चेक कर सकते हैं। इन सभी को प्लस करेंगे, लेकिन केवल हम लास्ट के डिजिट ही प्लस करेंगे। 1 + 5 6 हो गया, 6 और 9 15, 15 में से हम 5 ले लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 7 15, तो 15 में से केवल 5 ले लिया, 5 और 7 12, तो 12 में हम केवल 2 लेंगे। तो जब इन सबको प्लस करेंगे तो इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर हमें 2 मिलेगा।
ये हो गया इन सब का सम। और हम जानते हैं कि एवरेज में या औसत में जब हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम के बराबर मिलता है। और ये ऑप्शंस में औसत ही दिया गया है। इन सभी में जब हम कुल संख्या जो कि ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम के बराबर वैल्यू मिलेगी। अब इन सब में हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कहाँ पर 2 मिल सकता है। 9 और 6 का मल्टीप्लाई 4 मिलेगा, लेकिन हमें 2 देखना है, पहला ऑप्शन नहीं होगा आंसर। 2 और 6 12, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, ये हो सकता है। 1 और 6, इसमें 6 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। 3 और 6 18, तो इसमें 8 मिलेगा लास्ट में, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 112। नेक्स्ट है, रामू ने एक आर्टिकल को, एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 300, और इसको 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितने में बेचा? 15% के प्रॉफिट पर बेचा है। या तो हम 300 का 15% निकाल कर इसमें जोड़ दें, या फिर हम पहले ही जोड़ देते हैं 100 में 15 को, तो आ जाएगा 115। 115% हम 300 का निकाल देंगे। 115% है तो डिवाइड में 100 भी आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 1 जा 3 और 4 और 3, 345, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर पूरा पूरा इंटू नहीं करना है क्योंकि लंबा पड़ जाएगा। यहाँ से हम देख रहे तो 6372, ये इंटू है, मतलब ये एक पार्ट हो गया, और ये प्लस है 6372, सेम नंबर है तो हम कॉमन ले सकते हैं 6372 और 6372 को। कॉमन हम हमेशा तभी लेते हैं जब बीच में प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो। प्लस का है मतलब 2 पार्ट हो गए, तो यहाँ से हम एक 6372 को कॉमन ले रहे हैं। फिर अंदर क्या बचेगा? 6372 गया तो एक बचेगा अंदर 6372। इसके बाद प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट पार्ट में 6372 तो हमने कॉमन ले लिया तो इसको हटा देंगे, बचेगा क्या? 628। ये हो जाएगा 6372, और ब्रैकेट मतलब इंटू का साइन, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 7 2 9 10 0 1 बचे, 6 और 3 9 10 0 6 और 1 7। इसका मल्टीप्लाई करना है, 3 0 लास्ट में, मतलब आंसर में हमें 3 0 मिलेंगी। ऑप्शन में देखते हैं, पहला वाला हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा 0 है। और 7 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 4 आता है। इसका मतलब लास्ट में 3 0 ही मिलेंगी, ये वाला कैंसिल, और इसमें 2 है, ये वाला भी कैंसिल, और लास्ट में 4 मिल गया तो ये 7 भी कैंसिल। ये फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, 3 पर्सन्स हैं और इनकी प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का रेशो दिया गया है 5 और 6। ए, बी और सी तीनों का प्रेजेंट का रेशो हो गया 5:6:7। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, इन सभी के एजेस का सम था 54। अब 6 साल पहले था, लेकिन प्रेजेंट में आने के लिए हमें 6 को जोड़ना पड़ेगा। एक के लिए हम एक बार 6 जोड़ेंगे, दूसरे के लिए फिर से 6, और तीसरे के लिए फिर से 6, मतलब टोटल हमें 18 जोड़ने पड़ेंगे। 6 साल पहले सम था 54 और प्रेजेंट में हो जाएगा 18, जोड़ दिया, 2 6 और 7 72। प्रेजेंट का अभी वर्तमान में रेशो है 5:6:7, और वर्तमान में ही सम है 72, तो इन सभी को प्लस करके हम 72 के बराबर लिख सकते हैं। 5 और 6 11 और 7 18, 18 इक्वल टू 72। 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, 1 इक्वल टू 4। सभी की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु बताना है, और सभी का रेशो हमें मालूम है, 1 इक्वल टू 4 है, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 20, और 6 इक्वल टू 6 इंटू 4 24, और 7 इक्वल टू 7 इंटू 4 28। तो उन सभी की एज आ जाएंगी 20, 24 और 28। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक एग्जाम में अमित ने 5 पेपर अटेम्प्ट किए और जिसमें इसका स्कोर या जो अंक प्राप्त हुए, इनका रेशो है 5 6 7 8 और 9। ये मार्क्स का रेशो हो गया, और हर एक पेपर के मैक्सिमम मार्क्स सेम है, अधिकतम अंक समान है, और सभी 5 पेपर में उसका एग्रीगेट या औसत 69% है। तो हमें उन सभी पेपर्स की संख्या बतानी है जिसमें अमित ने 60% से ज्यादा मार्क्स लाए होंगे। 5 पेपर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और इन सभी में जितने मार्क्स उसको मिले उनका रेशो दिया है 5:6:7 8 और 9। हमें बताना है कि इनमें से कितने पेपर्स में उसको 60% से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। एवरेज या औसत हमें मालूम है 69% है, और
ये 69% को इन सभी पेपर्स में से हम देखें, एवरेज क्या होता है, जो बीच का औसत, मतलब सबसे बीच वाली वैल्यू। इन सभी के सबसे मिडिल में है 7, क्योंकि 7 के लेफ्ट में भी 2 पेपर हैं और राइट में भी 2 पेपर हैं। मतलब अगर मार्क्स के रेशो के हिसाब से देखें तो औसत आ रहा है 7, और इसी रेशो की वैल्यू हमें मालूम है परसेंट में 69%। ये भी औसत है और ये भी औसत है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर में लिख दिया। हमें ऐसे पेपर्स की नंबर बताने हैं जिसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स मिले हों उसे। तो जो बीच वाला है 7, जिसमें 7 रेशो है, उसमें 69% मार्क्स मिले, मतलब ये भी 60% से ऊपर ही है। तो जिसमें अमित का रेशो 7 है, 7 अंक वाला रेशो है, उसमें उसको 60% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो एक तो हो गया 7 वाला। इसके अलावा ये सबसे बीच की वैल्यू है ये, और इससे बाद वाली जो वैल्यू होंगी उसमें भी 60% से ज़्यादा ही मिले होंगे। या फिर हम नंबर से देखें, इसमें 7 मिले हैं, 8 9 ये ज़्यादा हैं, मतलब ये भी इससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि ये खुद 69% है। इसका मतलब 8 वाला भी हो गया एक और पेपर, और थर्ड एक 9 वाला भी हो गया। मतलब इन 3 पेपर में उसको 60% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 पेपर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक डिवीजन में एक भाग में 0 रिमाइंडर वाले, मतलब उसका शेषफल या रिमाइंडर कितना है, 0। इसमें एक कैंडिडेट ने डिवाइजर मतलब भाजक 18 के स्थान पर उसने 81 ले लिया, और इससे कोशंट या भागफल 6 मिलता है। तो करेक्ट कोशंट या करेक्ट भागफल क्या होगा, और सही भागफल हमें कैसे मिलेगा, जब हम 18 से डिवाइड करेंगे। पर इसके लिए हमें वो नंबर मालूम होना चाहिए जिसका डिवाइड किया जाना है, मतलब जो बीच में नंबर है वो पता होना चाहिए। करना था डिवाइड 18 से, लेकिन कर दिया उसने 81 से, मतलब 81 यहाँ आएगा और यहाँ कोई नंबर होगा। अब जब उसने 81 ले लिया तो उसे भागफल क्या मिला, कोशंट 6, मतलब ये 6 हो गया, और इसमें शेषफल या रिमाइंडर बच रहा है 0। तो इसके लिए जब भी हमें ये बीच का नंबर निकालना होता है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रिमाइंडर शेषफल बचता है इसको जोड़ देते हैं। जैसे मान लो 6 में हमें डिवाइड करना है 4 से, 6 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस किया तो 2 बचा, शेषफल 2 बच गया। डिवाइड किया था हमने इसमें 4 से, और भागफल मिला, कोशंट मिला 1। तो ये बीच वाला नंबर जिसका डिवाइड किया जाना था, ये 6 हमें कैसे मिल सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 4, और जो शेषफल था उसको जोड़ देंगे +2, तो हमें 6 मिल जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, 81 इंटू 6 करेंगे और जोड़ देंगे जो शेषफल था 0। 81 इंटू 6, मतलब यहाँ पर बीच में 81 इंटू 6 नंबर आया होगा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा बाद में। तो ये वो नंबर है जिसका डिवाइड किया जाना था। इसकी जगह पर डिवाइड कर दिया 81 से, लेकिन करना था 18 से, तो नंबर हमें मिल गया 81 इंटू 6। सही कोशंट, सही भागफल पूछा है, तो सही नंबर से हम डिवाइड कर देंगे 18 से। इसमें डिवाइड कर देंगे 18 से, 9 से 2 बार, और 9 से 9 बार, 2 से ये 3 बार, 9 इंटू 3 27, आंसर हो जाएगा 27 सेकेंड। या फिर अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा भाज्य या फिर डिविडेंड। ये कैसे मिल सकता है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा भाजक, ये भागफल, और ये शेषफल। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट और रिमाइंडर। भाज्य या डिविडेंड निकालना था हमें, तो इसके लिए भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 81 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया था, प्लस कर दिया था 0 शेषफल का, इंटू करेंगे तो 6 और 8 और 6 48, और इसमें हम डिवाइड करेंगे करेक्ट नंबर से जिससे करना था 18 से, और इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 27, जो कि करेक्ट भागफल है, कोशंट है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक वायर है, एक तार है 15 सेंटीमीटर का, और इसको मोड़कर, यह है 15 सेंटीमीटर का, और इसको मोड़कर एक रेक्टेंगल या आयत बना दिया जाता है। तो ये एक रेक्टेंगल आयत बन गया। ये पूरी लंबाई थी 15 सेंटीमीटर, और इसी को मोड़कर ये एक आयत रेक्टेंगल बनाया है। मतलब जब इसकी चारों साइड्स को हम जोड़ेंगे तो 15 के बराबर ही आएगा। इसकी लंबाई, आयत की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये 5 है तो इसके सामने वाली भी सेम होती है, तो ये भी 5 होगी। 5 और 5 10, 15 में से 10 माइनस करें तो 5 बचे। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड को हमें मिलाकर 5 होना चाहिए। तो इस 5 को और आधा कर दो, 2.5 2.5 में तोड़ सकते हैं इसको हम। तो आयत की
चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ आ गई 2.5 2.5। हमें इस आयत का एरिया या क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो। लंबाई है 5, चौड़ाई है 2.5। 25 पंचे 125 और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे 12.5। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 140 क्रिकेट खेलते हैं, 80 टेनिस खेलते हैं और 20 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, ना क्रिकेट ना टेनिस। तो हमें परसेंटेज बताना है उन स्टूडेंट्स का जो क्रिकेट और टेनिस दोनों गेम खेलते हैं। क्रिकेट वाले हो गए 140, टेनिस वाले 80 और 20 ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो इस 20 को हम माइनस कर दें 200 में से, क्योंकि 200 टोटल है। तो 200 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो 180 बचेगा। तो 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, या तो क्रिकेट या टेनिस या फिर दोनों। क्योंकि जो एक भी नहीं खेलते हैं वो 20 तो हमने पहले ही माइनस कर दिया। तो अब गेम खेलने वाले टोटल स्टूडेंट्स हो गए 180। तो इसमें क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी। हम पहले वेन डायग्राम से देख रहे हैं। ये हो गया क्रिकेट का सेक्शन और ये हो गए टेनिस वाले। जो रेड सर्किल से बना हुआ है वो क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स हो गए और ये ब्लू वाला टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट्स। और जो इन दोनों में ये कॉमन पार्ट है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते होंगे, टेनिस भी खेलते होंगे। तो ये नंबर ही हमें निकालना है। क्रिकेट के थे 140, टेनिस के थे 80। लेकिन जो इसमें क्रिकेट के स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस पार्ट में हैं, मतलब वो टेनिस भी खेलते होंगे। सेम इसी तरह से टेनिस में जो 80 हैं इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्रिकेट के भी होंगे जो इस पार्ट में शामिल हैं, मतलब कॉमन पार्ट इसमें शामिल है। अगर हम क्रिकेट और टेनिस के टोटल स्टूडेंट्स निकालें कि क्रिकेट और टेनिस दोनों के कितने खेलते हैं, तो 180, 140 और 80, 0, 2 और 2, 220 हो गए। क्रिकेट और टेनिस दोनों को मिलाकर 220 हो रहे हैं, लेकिन कुल स्टूडेंट तो 180 ही थे। मतलब जो ये 220 बढ़ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, दोनों गेम खेलते होंगे। तो 220 में से हम 180 माइनस कर दें तो हमें उन स्टूडेंट की संख्या मिल जाएगी जो क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। ये बचा 0। तो 40 स्टूडेंट्स आ गए कॉमन। अब हमें परसेंटेज बताना है। 40 हमें मिल गया क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले 40 स्टूडेंट्स। हमें परसेंटेज बताना है तो क्रिकेट और टेनिस दोनों के डिवाइड करेंगे टोटल स्टूडेंट से। टोटल कितने थे? 200। और परसेंटेज तो इन 200 भी करेंगे, 0 से 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार 20। आंसर हो जाएगा 20%, थर्ड ऑप्शन। लेकिन इसमें 10 दिया है, दोनों का ऐड किया तो 220 और 180 माइनस किया था तो 40 और 40 का परसेंटेज निकाला तो 20। इसका आंसर 20 ही आएगा। हम फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। जब भी कभी दो टाइप दिए गए हो, जैसे यहाँ पे क्रिकेट और टेनिस दिया गया है, तो टोटल इक्वल टू होता है पहला पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट माइनस इनमें से जो कॉमन होता है वो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट और टेनिस की बात की जा रही है, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 180। 20 को हमने माइनस कर दिया था क्योंकि हमें केवल खेलने वाले स्टूडेंट्स ही चाहिए थे। तो टोटल हो गए 180 इक्वल टू क्रिकेट वाले हैं 140 प्लस टेनिस वाले हैं 80 और जो कॉमन पार्ट था वो हमें निकालना था। ये जो कॉमन वैल्यू हमें निकालनी है ये माइनस की है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो प्लस की हो जाएगी। इक्वल टू 140 और 80 220 हो जाएंगे और 180 दूसरे साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 220 में से 180 को माइनस कर देंगे तो यह जाएगा 0, 12 में से 8 4, 1 में से 1 0, तो 40 ही आएगा। और 40 का हम परसेंटेज निकालेंगे 200 से। 100 सेम ही आएगा, 0 से 0, 2 से 2, 20। इसका आंसर 20 ही आएगा, थर्ड। 10 गलत है। नेक्स्ट है धोनी और विराट। धोनी विराट से 4 साल बड़ा है, मतलब धोनी में और विराट में दोनों में 4 साल का अंतर है और इनकी एजेस का रेशो प्रेजेंट का दिया गया है 7:6। तो ये धोनी हो गया, विराट 7 और 6। धोनी की एज हमें फाइंड करनी है। इन दोनों का एजेस का अंतर हमें मालूम है 4।
तो रेशो का अंतर निकाल के हम 4 के बराबर लिख सकते हैं। 7 - 6 1 = 4। 1 = 4 मिल गया तो धोनी की एज बतानी है। धोनी का रेशो है 7। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 = 7 × 4 28। आंसर हो जाएगा 28 थर्ड। नेक्स्ट है, एक बैट्समैन के 5 लगातार मैचों में बनाए गए रन इतने हैं 150, 0, 95, 15, 25। तो हमें उसके एवरेज रन या औसत रन बताने हैं। औसत निकालने के लिए इन सभी को प्लस करो और डिवाइड कर देंगे कुल से, जो कि है 5। सबसे पहले इन्हें जोड़ेंगे। 150, 0, 95, 25 और 15 40, ये 5, 9 और 5 14 और 4 18, ये 2 285। इतना सम आ गया। अब डिवाइड करना है हमें कुल संख्या से, जो कि है 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 is 25, 3 बचे, 7 बार 35। आंसर आ जाएगा 57 फर्स्ट। नेक्स्ट है, सम हमें बताना है ग्रेटेस्ट 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और स्मॉलेस्ट 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और उन दोनों को जोड़ना है। बड़ा या छोटा पता करने के लिए हम 0 और 9 का यूज करते हैं। अगर बड़ा बोला गया है तो हम 9 लेंगे, अगर छोटी संख्या बोली गई है तो हम 0 लेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़े के लिए हम 9 लेंगे। 9 4 अंकों की बोला है तो 4 बार 9 लिख देंगे। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटे के लिए हम 0 लेते हैं, तो 0 हमें 5 बार लेना है, लेकिन इसके साथ में हमें लास्ट में एक 1 भी लेना है, क्योंकि अगर हम 5 बार 0 ही लिख देंगे तो वो तो कोई नंबर नहीं बनेगा। इसीलिए हमें एक 1 लेना पड़ेगा, और इस तरह से कि टोटल 5 संख्या ही हो। ये आ गई सबसे छोटी, इन दोनों को जोड़ना है। ये हो जाएगा 9 9 9 और 1। आंसर थर्ड। नेक्स्ट है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, एक नंबर को 666 से डिवाइड किया जाता है। डिवाइड कर रहे हैं तो इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये यहाँ आएगा, और इस केस में कोशेंट या भागफल हमें मिलता है 200 और शेषफल मिलता है रिमाइंडर 100। यहाँ पर हमें वही नंबर बताना है, संख्या बतानी है, मतलब ये बीच वाला नंबर बताना है। इसके पहले ही हमने 2 क्वेश्चन पहले सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखा था, तो बीच वाला नंबर पता करने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो शेषफल बचता है उसको जोड़ देते हैं, या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 666 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 का, 0 0 12, 13 की 3 और 13। इसके बाद जो शेषफल या रिमाइंडर है उसको जोड़ देंगे 100, तो ये हो जाएगा 0 0 3 3 और 1। ये हो जाएगा आंसर 1333 सेकेंड। नेक्स्ट है, एक कंपनी ओनली कपल्स को, जोड़ों को ही, मतलब केवल हस्बैंड और वाइफ को ही एम्प्लॉय करती है। वाइफ की या पत्नियों की एवरेज मंथली अर्निंग या फिर औसत मासिक आय 15,000 है और पतियों की औसत है 25,000। तो कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय क्या है, एवरेज इनकम क्या है। अब एक तरीका तो इसको शॉर्ट में हम ऐसा कर सकते हैं कि पत्नियों और पत्नियों की औसत दी गई है और बाद में भी औसत ही निकालना है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 25 और 15 40 हो जाएंगे, 40,000, और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि कपल्स बोला है और जोड़े में एक में 2 होते हैं, 2 लोग होते हैं, ये जोड़े की आएगी, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी की बोला इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 20,000 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको हम एक्स मानकर भी कर सकते हैं। कंपनी में केवल कपल्स हैं, जोड़े हैं, मतलब या तो हस्बैंड होंगे या तो वाइफ होंगी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कंपनी के टोटल कर्मचारी बनेंगे। हस्बैंड और वाइफ का पति और पत्नियों का औसत दिया गया है, पर हमें इनकी संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हस्बैंड की संख्या है एक्स और जितने हस्बैंड होंगे उतनी ही वाइफ भी होंगी, तो वाइफ भी एक्स हो गई। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कंपनी के कुल कर्मचारी टोटल बन जाएंगे x + x 2x। पति की संख्या, पत्नियों की संख्या और कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या, और पति का औसत हमें दिया गया है। औसत में एवरेज में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पतियों की आय का कुल योग मिल जाएगा हमें। तो 25,000 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कुल संख्या का, तो इंटू एक्स, मतलब 25,000 और x प्लस पत्नियों का, वाइफ का औसत दिया गया है 15,000, तो औसत में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है x।
तो ये हमें मिल गई पति और पत्नियों की कुल आय, मतलब कंपनी के कुल कर्मचारियों की आय का योग 25 और 15 40,000 और साथ में एक्स भी रहेगा। ये आ गया योग सम, लेकिन हमें औसत या एवरेज निकालना है तो कुल संख्या से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कुल संख्या कितनी थी? एक्स, क्योंकि एक्स और एक्स माना था 2x। क्योंकि कंपनी में केवल जोड़े ही हैं, जितने पति होंगे उतनी ही पत्नियां होंगी और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल बन जाएंगे। तो डिवाइड कर देंगे 2x से, x से x कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, ये मिल जाएगा 20,000। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है सोहन की करंट एज, अभी वर्तमान की आयु और 24 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है, रेशो है 5:7। तो ये सोहन हो गया। इसकी प्रेजेंट के रेशो कितना है? 5। और 24 ईयर्स बाद, 24 साल बाद इसका रेशो कितना हो जाएगा? 7, मतलब 5:7 में। सोहन की एज क्या होगी 5 ईयर्स बाद, 5 वर्ष के बाद? रेशो है 5:7, तो रेशो का डिफरेंस 7 - 5 2। इस डिफरेंस को बराबर हम लिख सकते हैं टाइम इंटरवल के। प्रेजेंट था, 24 साल आगे जाने के लिए 24 को और जोड़ना पड़ेगा, 2 = 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2, 1 = मिल गया 12। हमें 5 साल बाद की बताना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें प्रेजेंट का पता होना चाहिए। प्रेजेंट का रेशो है 5, तो 1 = 12 है। 5 = हो जाएगा 5 × 12 60। ये 60 अभी प्रेजेंट में है। 5 साल बाद की निकालने के लिए इसमें 5 और ऐड कर दो, तो 65 हो जाएगी सोहन की एज 5 साल बाद। आंसर फोर्थ। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।